हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। मैं शीतल सिंह अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। देखिए, ये आपका पेपर जो है ये पर्यावरण अध्ययन है, जो आपका क्या हो इसमें ये आपके पेपर है 8 दिसंबर 2019 का पेपर है। ओके, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए हर साल ये पेपर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो बताइए, ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर, या वैश्विक से स्थानीय ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, देखिए, पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण करना चाहिए। कैसे? ज्ञात से अज्ञात, यानी बच्चे कुछ ना कुछ सीखे रहते हैं। ओके, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय होती है। इस विधि में शिक्षार्थियों को अधिगम कराने में से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान का आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ओके, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करने पर विद्यार्थी। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 10 क्वेश्चन, आज बस 10 क्वेश्चन ही आप लोग के लिए होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो बताइए, ऑप्शन है जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार एवं मित्र, भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उपकरणों का उपकरण है, प्रकरणों का उपकरण है? तो बताइए, देखिए, जानवर जो है वो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, यानी सब थीम है। ओके, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार और मित्र का उप थीम है। जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन का थीम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, जानवर। जानवर क्या आपका उप थीम है। तो आज आप लोग के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। ओके, प्लीज इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। प्लीज इस वीडियो को जितना जितना हो सके इसको वायरल कर दीजिए। आप लोग को बहुत ही रिक्वेस्ट है, प्लीज। ओके, तो चलिए, आज आप लोग के लोग जितना वीडियो अगर कैसा लगा कमेंट कीजिए और बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन है परिवार के सदस्य, या समुदाय के सदस्य, या समाचार पत्र, या कक्षा। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 करके है, या इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है आपका। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। परिवार के सदस्य भी होना चाहिए, और समुदाय के सदस्य भी होना चाहिए, और बताइए समाचार पत्र भी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि। ओके, इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या अधिक की झलक के लिए बच्चों को बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चे को अपने से बड़ों से जैसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए उसे हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो बताना है निगेटिव। ओके, तो बताइए, ऑप्शन है वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, या क्रम निर्धारण मापने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी कि एनुअल टेस्ट सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण से विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए बच्चों को वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिए और बताइएगा जितने क्वेश्चन है उसमें सबका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना चाहिए, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के गलती को कभी सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। ओके, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, संकेत का प्रयोग भी कर सकते हैं, गुणात्मक आकलन का भी, और लास्ट जो है आप अगर पाठ के अंत में आपने लिखा हुआ है कि आज आपने क्या सीखा उस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। अब किसी भी पाठ में इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए आपको कि आप इस पाठ के अंत में आपने क्या सीखा है, इसके बारे में क्या जाना। ओके, तो सी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चों को कभी सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना पर्यावरण अध्ययन के बच्चों को दूर करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन का करते समय बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। तो ऑप्शन है बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपका। प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, आप जानते होंगे कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू है वो अपनी गर्दन को पीछे आगे पीछे तक घुमा सकता है। क्या है, मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। कौन, मैना। लेकिन जो उल्लू है वो उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को आगे पीछे तक घुमा सकता है। वो झटके से नहीं घुमाता है, वो धीरे से घुमाएगा, लेकिन मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है और उल्लू अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैना। अगर पूछ दे कि कौन अपना गर्दन घुमा सकता है पीछे की तरफ, तो आपका राइट आंसर उल्लू होगा, बट इसमें बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए सूची का विचार कीजिए। आपका दिया हुआ है, देखिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा भिन्न है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे उल्लू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपका बत्तख या कौवा होना चाहिए था। ओके, कौवा तो दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मछली होना चाहिए था, उल्लू आ गया है। सॉरी, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, वो यहाँ मछली होना चाहिए, डी मछली होना चाहिए। ओके, तो बताइए इसमें से घड़ियाल, कौवा, कछुआ और मछली में कौन सा भिन्न है। घड़ियाल क्या होता है आपको पता है, जो पानी में रहता है। कछुआ भी पानी में रहता है, मछली पानी में रहती है, लेकिन सबसे अलग कौन है, कौवा। कौवा पानी में नहीं रहता क्योंकि कौवा उड़ता है। कौवा अन्य जंतुओं से भिन्न है। कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, जबकि कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली जलीय जीव हैं जो पानी में रहते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, पूछ रहे होंगे घड़ियाल क्या है। तो घड़ियाल वही आपके जो मगरमच्छ होते हैं उसी को घड़ियाल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। लेकिन डी आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, बत्तख होगा। बत्तख क्या मछली कर लीजिएगा, सॉरी मछली। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कौवा। प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेगिस्तानी ओक नाम
पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में, या संयुक्त अरब अमेरिका के रेगिस्तान में, या अबू धाबी में, या ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप ही को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ओके, और कैसा, मतलब इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, कैसा दिखता है ये रेगिस्तानी ओक जो होता है वो कैसा दिखता है और कहाँ पाया जाता है? ओके, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो उत्साह मिलती है। प्लीज आप लोगों की सहायता की वजह से ही यहाँ तक आए हुए हैं। प्लीज जितना जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज आप लोगों की वजह से ही इस वीडियो को जितना जितना होगा उतना ग्रोथ मिल सकता है। प्लीज शेयर कीजिए और इसका कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेरी इजी प्रश्न है आपके लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेल्ट फिल्टर है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है सूर्यमणि, सेकंड है कर्णमलेश्वरी, सुनीता विलियम, बचेंद्री पाल। तो बताइए वेल्ट फिल्टर कौन थी? तो बताइए वेल्ट फिल्टर कौन थी? आपको पता होना चाहिए कि बचेंद्री पाल कौन थी, सुनीता विलियम कौन थी, सूर्यमणि कौन थी और कर्णमलेश्वरी कौन थी। ओके, तो कर्णमलेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याति प्राप्त वेल्ट फिल्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। कर्णमलेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने की प्रथम भारतीय महिला बनी है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्णमलेश्वरी। ओके, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, उच्च जोर तेज, सॉरी जोर होगा, यहाँ पे जोर नहीं होगा, जोर होगा, यानी बुखार के साथ कम कंपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है जा सकता है। ओके, तो इसका ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार या मलेरिया। तो बताइए कि कौन सा जो बुखार होता है जो कपकपी सा होता है और सिनकोना पेड़ की छाल से उसका इलाज होता है, वो कौन सा इसमें से वो आपका मरीज है? बताइए कौन सा बीमारी है इसमें, चिकनगुनिया है या डेंगू या मियादी बुखार या मलेरिया है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कम कपी जाती है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है। इसके छाल से मलेरिया की दवाई यानी कि कुनीन बनाई जाती है। क्या? मलेरिया के छाल से दवाई कुनीन बनाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। जिसको मलेरिया होता है उसको बहुत तेज कपकपी होती है। ओके, तो उससे मालूम चल जाता है कि मलेरिया का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चे को प्रभावशाली तरीके से आप उसको समझा सकते हैं? तो पाठ्य पुस्तक के द्वारा नहीं, व्याख्या करके नहीं, कक्षा निर्देशन द्वारा नहीं, तो क्या हो जाएगा किस्से कहानी द्वारा। ओके, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानी है। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किस्से कहानी। ओके, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर आप किसी बात को समझा रहे हैं तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन किसी के द्वारा समझाएंगे, कि किसी कहानी के द्वारा समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ आते हैं। ओके,
किसी के द्वारा बताएंगे उसको, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो क्या हो गया इसका? डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ओके, ऑप्शन है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसन, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा और बताइए आपका अपना इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए, बच्चों के स्थानीय प्रवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। इस पाठ्यक्रम में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, जिससे बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। ओके, तो बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या है, याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। बी इज राइट आंसर। ओके, क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? देखिए, सहभागिता, यानी किसी के बारे में आप सहभागिता बन सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। याद करना ये आप नहीं कर सकते, बच्चे याद कर लो। ओके, प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों। और न्याय और समानता के प्रति सरोकार, किसी भी न्याय के प्रति आप अपनी राय बता सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ओके, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। जितना क्वेश्चन है प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना आंसर सही जा रहा है। ओके, देखिए बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, बताइए क्या है? ऑप्शन है सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीसीई, और बताइए सीखने के लिए आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या, कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्व अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ स्व आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन, यानी कि अपने आप को क्या करना इसमें है, सीखने के लिए समान आकलन। ओके, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा पर्यावरण खुद करते हैं। ओके, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए क्रियाकलापों को जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें निगेटिव पूछा है, नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो बताइए परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है आपका।
बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चों को कहें कि वो अपने हाथ से स्वयं कार्य करें और जितने क्वेश्चन है उसके आंसर को खुद क्रियाकलाप करके खोजें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किसके लिए? परिभाषा के लिए। तो सी इज राइट आंसर। ओके, जिज्ञासा भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? बताइए। ऑप्शन है आपका लिखित प्रश्न, अधिविन्यास, सूची या अवलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक आप रेटिंग के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। किसका? अवलोकन। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्याक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अवलोकन। रेटिंग स्केल किसके उपयोग होता है? अवलोकन के लिए। किसके? किसी की माप करने के लिए। ओके, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वह रंग है, ऑप्शन है हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं। जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किसको किस कलर में देखते हैं? तो वो काला और सफेद ही देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, काला और सफेद। ओके, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला और सफेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा होना चाहिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए टैपिकोवा किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, सॉरी यहाँ पे टाइपिक नहीं, टैपिकोवा होना चाहिए था, टैपिकोवा। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं? देखिए, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, या होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या रक्षाबंधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और ऑफलाइन में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट बार जब मैंने ऑनलाइन का पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे देश में होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि बी इज राइट आंसर होगा। क्या? बी इज राइट आंसर। ओके, पूर्णिमा को होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। कब? पूर्णिमा को। ये तीनों त्यौहार कब मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ओके, प्लीज अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में मानचित्र में
झारखंड कहाँ स्थित है? तो बताइए हमारे देश के मानचित्र जो होता है उसमें झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप मानचित्र वाले प्रश्न जितने होंगे अपने मानचित्र अपने मोबाइल से या किसी से डाउनलोड करके उसमें सारे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र वाले प्रश्न ईवीएस में बहुत 1-2 बन जाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ओके, उड़ीसा जो है उसके उत्तर में स्थित है क्या? झारखंड। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको जितना जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? तो ऑप्शन है बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपका? प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, आप जानते होंगे कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू है वो अपनी गर्दन को पीछे आगे पीछे तक घुमा सकता है। क्या है? मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। कौन? मैना। लेकिन जो उल्लू है वो उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को आगे पीछे तक घुमा सकता है। वो झटके से नहीं घुमाता है, वो धीरे से घुमाएगा, लेकिन मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है और उल्लू अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैना। अगर पूछते कि कौन अपना गर्दन घुमा सकता है पीछे की तरफ, तो आपका राइट आंसर उल्लू होगा, बट इसमें बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन है परिवार के सदस्य, या समुदाय के सदस्य, या समाचार पत्र, या कक्षा। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 करके है, या इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है आपका। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवार के सदस्य भी होना चाहिए और समुदाय के सदस्य भी होना चाहिए, और बताइए समाचार पत्र भी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि। ओके, इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या अधिक की झलक के लिए बच्चों को बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चे को अपने से बड़ों से जैसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए उसे हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट